अब आप One लोग शांति second, one रखिए। second, one second. Hold on, hold on. रेडी है? आप लोग रेडी है ना? रफीक रेडी है? एक सेकंड. Ready, 1 minute. First, Abhishek Manu Singhvi on our behalf, and after that, Javed. Only two of them will speak. After that, if you have any questions, we will answer. We spent about 45 minutes outside talking about the MCC also. You know what MCC is, na? Okay. Modi Code of Conduct. हाँ, so come. ओके ना come. आप लोग शांति रखिए। मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में बोलूंगा। 5-5 मिनट बोलूंगा। एक आदमी बोलेंगे तो दूसरे को कटेगा। तो आप शांति रखिएगा प्लीज। दोस्तों, आप देख रहे हैं कि मेरे साथ एक बहुत सम्मानित इंडिया अलायंस का डेलीगेशन है। मैं अलग अलग नाम नहीं ले रहा हूं। मेरे सम्मानित मित्रों का सभी पार्टीज से हैं, देश के हर क्षेत्र से हैं, बड़े सम्मानित लोग हैं सार्वजनिक जीवन में। हम लोग सब इकट्ठे होके इंडिया की तरफ से करीब 1 घंटा पौने घंटा बिता के आए हैं। हमने मुख्य रूप से 2 मुद्दे उठाए। पहला मुद्दा कि एक तो 11 दिन का विलंब वोटर परसेंटेज के प्रकाशन में नहीं होना चाहिए, नहीं हो सकता। लेकिन उससे ज्यादा महत्वपूर्ण, ज्यादा चिंताजनक, जो वोटर परसेंटेज में वृद्धि हुई है वो पहले दिन प्रकाशित आंकड़े और 11 दिन या 5 दिन या 7 दिन बाद प्रकाशित आंकड़ों में लगभग 5.5% है। एक में 5 दशमलव कुछ, एक में 5.7%। नंबर 1। नंबर 2, अगर आप इसको तुलनात्मक रूप से देखें 2019 के चुनाव में, तो इन्हीं फेजेस में ये आंकड़े जो बदले थे वो लगभग 2, 2.5, 1, 1.25% थे, जो इस बार 5.5 या 5.7% हैं। यानी तुलनात्मक रूप से इतनी वृद्धि हमने 2019 के चुनाव में फेजेस के दौरान नहीं पाई। नंबर 3, इसमें यह प्रश्न उठता है लाजमी कि अगर आप जल्द से जल्द तुरंत प्रकाशन कर दें तो अटकलें नहीं हो, संदेह नहीं हो, प्रश्न चिन्ह न हो कि क्या कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं जहां पर ये हुआ है, कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, सिर्फ यही कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं जहां अचानक वृद्धि हुई है, जहां पर सत्तारूढ़ पार्टी पहले हारी है। इन सब को बचाने के लिए, इन सब प्रश्न चिन्हों से अवॉइड करने के लिए आवश्यक है कि चुनाव आयोग जल्द से जल्द ये प्रकाशन करे। ये हमारा कंप्लेंट कई दिन पहले दिया गया था। ये थोड़ी दुर्भाग्य की बात है कि आज हमें समय दिया 5 बजे का और 4, सवा 4 बजे इसको अपलोड किया गया, इसका जवाब चुनाव आयोग द्वारा। हम तो इसको देख के अवलोकन करके आगे बढ़े हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि जो हमको आंतरिक रूप से बताया चुनाव आयोग ने, उसमें बहुत संशोधन, सुधार का स्कोप है। और ये विश्वसनीयता, ये विश्वास, ये समर्थन जो चुनाव आयोग के संस्थापक रूप से है, उसको मेंटेन करना अति आवश्यक है। संक्षेप में दूसरी बात और भी चिंताजनक है। दूसरी बात बहुत चिंताजनक है। आज सिर्फ कांग्रेस पार्टी को लीजिए आप, तो माननीय मोदी जी और माननीय गृह मंत्री जी के मामले में लगभग 11 याचिकाएं, कंप्लेंट्स दी गई हैं। ज़्यादातर सब हमने ही, मैं खुद आया हूं कई बार, हमने खुद ने लिखित रूप से दी है, और मेरे जो यहाँ सब मित्र हैं उनकी पार्टियों ने भी दी है। और उसमें 2024 अप्रैल से शुरू होता है। अप्रैल से आज आप आ गए हैं मई तक, और चुनाव खत्म होने वाले हैं 3 हफ्ते बाद। आपने अभी तक इसके अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं लिया। मैं सिर्फ बात कर रहा हूं माननीय प्रधानमंत्री और माननीय गृह मंत्री के बारे में। मैंने कहा है, मैं दोहरा रहा हूं, इस वक्त वो लोग ट्रायल पे बाद में होंगे, चुनाव आयोग ट्रायल पे होगा। HR खन्ना साहब ने एक बार कहा था कि 99% केसेस तो अपने आप हो जाते हैं, आमतौर के होते हैं। वो 1% केस होता है जिसमें विश्वसनीयता पे प्रश्न चिन्ह उठता है, और इसका हमें बहुत ज़रूरी जल्द जवाब चाहिए, क्योंकि ये विंडो बदलाव नहीं हो सकती, रिवर्सिबल नहीं है, ये ख़त्म हो जाएगा समय। वेरी ब्रीफली इन इंग्लिश फ्रेंड्स, वी हैव अ वेरी डिस्टिंग्विश्ड gathering of India Alliance. You can see the faces here. I am not taking names. Each party across India is represented. They are
tall leaders in public life. We all spent almost 45 minutes to an hour with the Election Commission. Broadly, two major issues were raised. Issue number one was one of great trust deficit, question mark, and a feeling of alarm and distress that 11 complaints by the Congress alone, and in total more than 15-20 complaints by all parties put together, against the Honorable Prime Minister, against the Honorable Home Minister, starting, mind you, from April, early April, 6th April is the first one, 2024, have not been addressed. No action has been taken. Now look at the oddity. One, you have sent notices after a long gap and not to the offenders. You have, for the first time in the history of the Election Commission, sent notices to party presidents. I have yet to see that I will be vicariously liable because my friend here has done something. I have not understood this meaning. Number two, we are not told what is the response, what is the action being taken, why there is a delay. Number three, this is an irreversible window. It touches upon level playing field, it touches upon free and fair elections, it touches upon democracy, it touches upon basic structure. The custodian of all these constitutional values is the Election Commission. If they don't act promptly, it would be a complete abdication of constitutional duty. And fourthly, there is no joy to us to go to the Supreme Court and get directions saying, why don't you decide? This is not the way constitutional functionaries should function. We are distressed and there is no satisfactory answer why these people are not touched. The second issue we raised was about non-publication or publication with extreme delay of the voter turnout percentages. And we made three quick points before I end. One, that the difference here of voter percentage increase is 5.74% or 5.5%. The comparable figure in the 2019 elections, the first three phases, was 2%, 1%, 2.5%. This time it is double. Number two, we are not given a stamp of approval by published figures of the EC. We are told to calculate on our own because there is real-time data available with the candidates or with the voting app. That may be so, but the stamp of approval of a published absolute figure and a percentage figure by the EC carries its own constitutional weight. We have asked for that. And thirdly, you have to avoid this delay and avoid this huge discrepancy in figures because it raises unnecessary question marks. Did these increase in votes suddenly occur only in those areas where the ruling party had done badly last time? Did it occur across all constituencies? These are all avoidable questions because transparency and promptitude by the EC will solve them immediately. Thank you very much. Javed. So just 1 second. एक मिनट एक अलग सा पॉइंट है. ये अलग पॉइंट है. पिछले कई बैठकों में चुनाव आयोग के साथ हम लोग इस प्रश्न को उठाते आए हैं. एक तरफ तो चुनाव आयोग मतदान का प्रतिशत बढ़ाने के लिए बहुत सारा प्रयास करता है, लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर खास तौर से पुलिस वहां कुछ लोगों को रेड कार्ड जारी करती है और उस रेड कार्ड में ये चेतावनी देती है कि आप बूथ के आसपास नहीं दिखेंगे, आप चुनाव में बाधा उत्पन्न कर सकते हैं. और आपको जानकर ये आश्चर्य होगा कि ये रेड कार्ड्स की संख्या एक लोकसभा क्षेत्र में 10,000 से लेकर के 60-70 हज़ार तक होती है. इससे चुनाव में मतदान का प्रतिशत प्रभावित होता है. आज चुनाव आयोग ने हमारी बात का संज्ञान लिया और उन्होंने ये आश्वासन दिया है कि आइंदा ऐसा कोई रेड कार्ड जो निश्चित रूप से इल्लीगल है, अवैधानिक है, पुलिस जारी नहीं कर पाएगी. किन्हीं भी लोगों को पुलिस ऐसा रेड कार्ड जारी नहीं करेगी. हमने इस बात के लिए चुनाव आयोग का धन्यवाद किया. उन्होंने ये माना है कि पुलिस द्वारा जारी किया जाने वाला सो कॉल्ड रेड कार्ड अवैधानिक है और वो किसी धारा, किसी नियम, न चुनाव आयोग का न सीआरपीसी का किसी नियम के तहत जारी नहीं होता है. उन्होंने कहा है कि हम आपको आश्वस्त करते हैं कि ऐसे रेड कार्ड आगे जारी नहीं किए जाएंगे. ये रेड कार्ड का एक नमूना है, ये तो वाइट पेपर पर है क्योंकि फोटो कॉपी है. इसके अंदर लिखा हुआ है कि आप चुनाव को प्रभावित कर सकते हैं, आप चुनाव के दिन कहीं दिखेंगे नहीं, इधर नहीं दिखेंगे, उधर नहीं दिखेंगे. तो इस बात को हमने कई बार रेज किया था. आज चुनाव आयोग ने माना है, इसके लिए उनका धन्यवाद. आपने मेरा ट्वीट नहीं पढ़ा.
ट्वीट पढ़ लीजिए, दोनों ट्वीट। केस चल रहा है, अभी बात पे बात करेंगे, लेकिन मैंने ट्वीट किए हैं, इस पर विस्तार से किए 2 ट्वीट, उसको देखिए। सर सॉरी